हेलो एवरीवन। अपनी प्रीवियस क्लास में हमने अपना थर्ड चैप्टर फोटोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया था, जिसमें हम बेसिक फोटोफिजिकल प्रोसेसेस, फोटोकेमिकल रिएक्शंस, इनके डिफरेंस, थर्मल केमिकल रिएक्शन से वो डिस्कस कर चुके हैं। और लास्ट में हमने डिस्कस की थी लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन की कौन कौन सी लॉ है, जिसमें हमने बियर्स लॉ और लैम्बर्ट्स लॉ को डिस्कस किया था। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। यहाँ हम पढ़ेंगे कि जो हमारी फिजिकल रिएक्शन होती है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो रिएक्शंस किस किस लॉ के ऊपर बेस होती है। यहाँ पर इसके फोटोकेमिस्ट्री के लिए मेजर दो लॉ आती है हमारे पास। फर्स्ट वन इज ग्रोथर्स एंड ड्रैपर्स। इसे दिया था ग्रोथर्स ने और इसी चीज को फर्दर एक्सटेंड किया था ड्रैपर ने। दोनों ने इकट्ठे नहीं दिया था। पहले इसे ग्रोथर ने दिया था 1880 में और उसके बाद ड्रैपर ने 1839 में इसी चीज को फर्दर एक्सटेंड किया था। अकॉर्डिंग टू दिस, जब भी कोई लाइट किसी बॉडी के ऊपर फॉल करती है तो उस लाइट का कुछ पार्ट तो वो बॉडी रिफ्लेक्ट करती है, कुछ पार्ट ट्रांसमिट होता है और जो रेस्ट पार्ट बचता है वो बॉडी उसे क्या कर लेती है, अब्सॉर्ब करती है। Means when light fall on body, one part is reflected, one part is transmitted, and rest part is absorbed. तो उस लाइट का सिर्फ कुछ ही पार्ट क्या होता है, रिएक्शन क्या होती है, अब्सॉर्ब करती है। और हमारे पास जो रिएक्शन का रिजल्ट आता है वो सिर्फ किसकी वजह से आती है, कितना पार्ट उसने क्या किया, अब्सॉर्ब किया। ये ही खाली जो अब्सॉर्ब पार्ट होता है यही एक रिएक्शन में चेंजेस ला सकते हैं। दिस इज इफेक्टिव फॉर केमिकल चेंज। ठीक है, तो जितना पार्ट वो लाइट अब्सॉर्ब करेगी, लाइट का अब्सॉर्ब करेगी बॉडी, उतनी ही उसके अंदर क्या होंगी, केमिकल रिएक्शन। अब एब्सॉर्ब पार्ट में सिंपली फ्लोरोसेंस हो सकता है, फास्फोरेसेंस हो सकता है जो हमने डिस्कस किए थे, और कोई केमिकल रिएक्शन भी हो सकती है। अब कई बार ऐसा होता है कि हम लाइट तो उसके ऊपर फॉल कराते हैं, बट लाइट की प्रेजेंस में भी कई बार रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती, तो हमें किसी ना किसी ऐसे मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है जो रिएक्शन को क्या करे, इनिशिएट करे, यानी कि स्टार्ट करे। उसे हम बोलते हैं फोटोसेंसिटाइजर्स। फोटोसेंसिटाइजर्स होते हैं वो सब्सटेंसेस जो रिएक्शन को क्या करेंगे, इनिशिएट करेंगे। जो रिएक्शन को क्या करेंगे, इनिशिएट करेंगे, वो क्या होंगे, हमारे फोटोसेंसिटाइजर्स। और इस प्रोसेस को बोलेंगे हम फोटोसेंसिटाइजेशन। अब इसका मोस्ट कॉमन जो एग्जांपल होता है वो होता है हमारे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हम लिखते हैं कि 6 CO2 और 6 वाटर मॉलिक्यूल चेंजेस इनटू ग्लूकोज और O2। हमारे पास ये प्रोडक्ट बनता है। बट इस रिएक्शन में हमें लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, बट ये रिएक्शन लाइट के साथ साथ एक और मटेरियल की प्रेजेंस में होती है, दैट इज क्लोरोफिल। तो ये जो क्लोरोफिल है ये एक्ट करता है यहां पर फोटोसेंसिटाइजर। इसके बिना रिएक्शन नहीं हो सकती, दैट इज ग्रीन पिगमेंट्स ऑफ प्लांट। अगर प्लांट्स के पास वो ग्रीन पिगमेंट है तभी वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, अदरवाइज वो अपना फूड नहीं सिंथेसाइज कर सकते। तो ये रिएक्शन एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है, बिकॉज लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, बट इसे इनिशिएट करने के लिए एक मटेरियल की रिक्वायरमेंट थी, दैट इज फोटोसेंसिटाइजर्स। फोटोसेंसिटाइजर सेम है जैसे हमारे होते हैं कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का काम क्या होता है, जब वो किसी भी रिएक्शन में जाते हैं तो उस रिएक्शन को एक बेस प्रोवाइड करते हैं, यानी रिएक्शन को क्या करते हैं, इनिशिएट कर देते हैं, बट खुद उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, जस्ट उनकी स्पीड को क्या कर देते हैं, एनहांस कर देते हैं। सेम काम यहाँ पर किसका होता है, फोटोसेंसिटाइजर्स का। कैटालिस्ट हम नॉर्मल जो हमारी थर्मल रिएक्शंस होते हैं उनमें यूज करते हैं, सेंसिटाइजर्स हम यहाँ पर यूज करते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस में।
अब आते हैं, ये तो थी पहली लॉ, ग्रोथर्स लॉ, जिसके अकॉर्डिंग क्या था कि जब भी बॉडी के ऊपर लाइट फॉल करेगी तो उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट ट्रांसमिट होगा और रेस्ट पार्ट वो बॉडी क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। और जो एब्जॉर्ब पार्ट है वही इफेक्टिव होगा किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंज के लिए। जो सेकेंड लॉ थी वो थी स्टार्क आयंस्टाइन लॉ। स्टार्क आइंस्टाइन जो थी, ये हमारी सेकेंड लॉ है फोटोकेमिस्ट्री की। इसे आइंस्टाइन और स्टार्क ने दिया था, पहले आइंस्टाइन ने दिया, उसे फर्दर मॉडिफाई किया था स्टार्क ने। इसके अकॉर्डिंग एवरी एटम और मॉलिक्यूल दैट टेक पार्ट इन अ फोटोकेमिकल रिएक्शन अब्सॉर्ब 1 क्वांटा ऑफ रेडिएशन। एवरी एटम और मॉलिक्यूल दैट टेक पार्ट इन रिएक्शन absorb 1 quantum of radiation। मीन्स जितने भी मॉलिक्यूल हैं रिएक्शन के अंदर वो सारे के सारे 1 क्वांटा को तो अब्सॉर्ब करेंगे, हर एक 1 क्वांटा को तो अब्सॉर्ब करेगा ही। ठीक है, यहां से इन्होंने जो एनर्जी की वैल्यू दी थी प्लैंक्स ने, वो थी E इज इक्वल टू NH न्यू। Here E is energy, nu is frequency, H is Planck's constant, ठीक है, और N है हमारा एवोगैड्रो नंबर। हमें पता है न्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा, तो इसे अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो E आ जाएगा E इज इक्वल टू NHC अपॉन लैम्डा। लैम्डा इज वेवलेंथ एंड C इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो यहां से ये क्या आ गई, एनर्जी आ गई। तो जितनी एनर्जी एक मोल ऑफ फोटोन पोजेस करेगा उसे हम बोलते हैं आइंस्टाइन। एनर्जी बाय 1 मोल ऑफ फोटोन, उसकी एनर्जी को क्या बोलेंगे, आइंस्टाइन। कितनी आइंस्टाइन उसकी एनर्जी आती है। डन। अब हम इसी की जो हमने एनर्जी निकाली, हम इसी के वैल्यू निकालते हैं इन CGS यूनिट और SI यूनिट्स। E है मेरे पास, E इज इक्वल टू NH, न्यू की जगह C अपॉन लैम्डा। वैल्यू पुट करते हैं। N इज एवोगैड्रो नंबर, दैट मीन 6.022 इंटू 10⁻23। H इज प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻⁻27। C क्या, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻10, बिकॉज मैंने इसे CGS में लिया, ठीक है, इसलिए 10⁻10 आ गया अपॉन लैम्डा। ये लैम्डा होगा हमारा इन सेंटीमीटर, CGS यूनिट है, क्योंकि ये वेलोसिटी है तो इसकी यूनिट क्या आ जाएंगे, सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। मीटर पर सेकेंड होते हैं, ऐसे ही क्योंकि CGS है तो सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। प्लैंक्स कांस्टेंट के यूनिट्स आर्ग्स सेकेंड, और जो हमारा एवोगैड्रो नंबर है, नंबर एवोगैड्रो तो मोल इनवर्स, इसके यूनिट्स। अब अगर हम इसे यहाँ पे सोल्व करें, इस सारी वैल्यू को सोल्व करने के बाद जो हमारे पास आता है वो आता है 11.9.7 इंटू 10⁻6 अपॉन लैम्डा। डन। अब इन सारों को यूनिट्स को अगर हम सोल्व करें, अर्ग सेकेंड, सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स एंड मोल इनवर्स, तो हमारे पास बनते हैं यूनिट्स अर्ग्स और मोल इनवर्स। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल, सेकेंड के साथ सेकेंड कैंसल, हमारे पास सिर्फ अर्ग्स और मोल इनवर्स यहाँ पे यूनिट बचेंगे। अब अर्ग्स को अगर हम कैलोरीज में चेंज करें तो हमें पता है जो 1 कैलोरी की वैल्यू होती है हमारे पास 4.184 इंटू 10⁻7 अर्ग्स। तो यहाँ चेंज कर लेते हैं, अर्ग्स को हम कैलोरी में चेंज कर दें तो E आ जाएगा मेरे पास अपॉन 4.184 इंटू 10⁻7। ये आ जाएगा, अर्ग्स चेंज हो गया कैलोरी में, मोल इनवर्स। डन। जब आप इस वैल्यू को सोल्व करेंगे, साथ में लैम्डा तो है ही नीचे, जब आप इस वैल्यू को सोल्व करेंगे तो आता है हमारे पास 2.86 सारी वैल्यू को सोल्व करके अपॉन लैम्डा कैलोरी पर मोल। तो ये मेरी E की वैल्यू आ गई इन CGS यूनिट। तो आपको क्वेश्चन में लैम्डा गिवन होगा, आपको यहाँ पे पुट करना है, वेवलेंथ आपको E निकालना है। डन। जरूरी नहीं आप इसे याद रखो, आप अपना फॉर्मूला याद रख सकते हो। आप सारे यूनिट्स N की वैल्यू क्या है वो पुट करके, H की वैल्यू पुट करके, C की वैल्यू पुट करके आप इसे अपने आप भी सोल्व कर सकते हो। तो अप टू योर चॉइस, न्यूमेरिकल में जैसे आता है, आपको ये डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट कर लो, नहीं तो सारी वैल्यू पुट करके भी आप सोल्व कर सकते हो। अब इसी चीज को अगर हम SI यूनिट्स में देखें,
इसी को आप कैलोरीज की फॉर्म में निकाल देंगे तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, इन 10 की पावर 5 आ जाएगा, तो किलो कैलोरी में आ जाएगा। और एसआई यूनिट्स में अगर मैं इसे निकालू, कैलकुलेट करूं, तो एसआई यूनिट्स में ई की वैल्यू में एन की वैल्यू रखेंगे सेम 6.022 इंटू 10⁻23। यहां पर अर्ग्स की जगह क्या आ जाएगा, जाउल आ जाएगा, ठीक है, जाउल सेकेंड्स। और यहाँ पे मीटर की जगह सेंटीमीटर की जगह मीटर आएगा और 10⁸ हो जाएगा। 022 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स। एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻27 जाउल सेकेंड्स इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और लैम्डा किस में आ जाएगा, मेरा मीटर में। जब आप इस वैल्यू को सोल्व करेंगे सारे टर्म्स को और कैंसल आउट करेंगे, जाउल में ये 34 आएगा। डन। तो ये वैल्यू मेरे पास आएगी 11 इसी 11 वाली टर्म में लिख रही, 11.97 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन लैम्डा। डन। और यहां पर यूनिट्स में आ जाएंगे हमारे पास जाउल और किलो जाउल में। इसे मैंने किलो जाउल में चेंज कर लिया, क्या गया, किलो जाउल मोल इनवर्स। डन। अब टू योर चॉइस, आप यहां पर भी इसे डायरेक्ट ले सकते हो, नहीं तो आपको क्वेश्चन में जैसे वैल्यू गिवन है वैसे उसे आप सोल्व करो और वहां पर वैल्यू को पुट करके निकाल सकते हो। आपको लैम्डा गिवन है, ई निकालना है तो आप निकाल सकते हो सकता है आपको यहाँ पर न्यू दिया हो, फ्रीक्वेंसी गिवन हो तभी निकालना हो, या एनर्जी गिवन हो तो आपसे फ्रीक्वेंसी पूछी हो। तो न्यूमेरिकल में जैसा आपको डाटा गिवन होगा आप उसी के अकॉर्डिंग इसे सोल्व करेंगे। डन। अब हमने यहां से एक चीज देखी, ई इज इक्वल टू NHC अपॉन लैम्डा। हेयर एनर्जी एंड वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, तो अगर हम वेवलेंथ का ऑर्डर देखें तो हमें पता है IR की वेवलेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू विजिबल, एज कंपेयर टू UV और एज कंपेयर टू एक्सरे। बिकॉज वेवलेंथ इज अपोजिट टू एनर्जी, इनवर्सली है, तो एनर्जी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, इसका उल्टा, विजिबल, UV एंड एक्सरे। तो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा और IR की एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी, सबसे कम। डन। तो ये हमारी दो लॉ थी जो फोटोकेमिस्ट्री को गवर्न करती है। फर्स्ट ही ग्रोथर्स और ट्रैपर की लॉ, जिसने ये कहा कि कुछ पार्ट ही लाइट का वो क्या करता है, मॉलिक्यूल अब्सॉर्ब करेगा और वही अब्सॉर्ब लाइट किसी भी केमिकल चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। दूसरा, आइंस्टाइन ने कहा कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं एक रिएक्शन में वो सारे के सारे 1 क्वांटा ऑफ एनर्जी को क्या करेंगे, अब्सॉर्ब करेंगे। अब यहां से एक टर्म आती है आइंस्टाइन की जो लाई कि उसने कहा कि हर मॉलिक्यूल एक क्वांटा ऑफ एनर्जी को, क्वांटम को अब्सॉर्ब करेगा लाइट के। तो यहां से एक टर्म आती है एफिशिएंसी, दैट इज क्वांटम एफिशिएंसी। अगर अब आइंस्टाइन की लॉ देखी जाए तो आइंस्टाइन ने कहा कि हर एक मॉलिक्यूल दैट टेक पार्ट इन रिएक्शन अब्सॉर्ब 1 क्वांटम ऑफ रेडिएशन। हर मॉलिक्यूल को 1 क्वांटम ऑफ रेडिएशन को अब्सॉर्ब करना है। डन। तो इसका मतलब हर एक लाइट को अब्सॉर्ब कर रहा है तो वो रिएक्शन करेगा ही करेगा और हमें प्रोडक्ट देगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो रिएक्शन है वो 100% होनी चाहिए और पूरे का पूरा जितना प्रोडक्ट हम सोच रहे हैं उतना प्रोडक्ट आना चाहिए। बट कई बार ऐसा होता है कि फोटोकेमिकल रिएक्शन में या कोई भी नॉर्मल रिएक्शन में ले लो, कई बार प्रोडक्ट हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आता है और कई बार कम आता है। मीन्स कई बार ऐसा होता है कि जो अमाउंट हम सोच रहे हैं वो क्या हो जाएगा, इतना लार्ज हो जाता है और कई बार हमारे पास प्रोडक्ट बहुत ही स्मॉल अमाउंट में आते हैं। बट आइंस्टाइन ने तो कहा कि जितने मॉलिक्यूल है उन सबने लाइट को ऑब्जॉर्व करना है। अगर वो सारे लाइट को ऑब्जॉर्व करेंगे तो यानी कि सारे के सारे एक्साइट होंगे और जो एक्साइट हो जाते हैं उनके मैक्सिमम चांस होते हैं कि वो किसमें, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। यानी कि इस जो आइंस्टाइन की लॉ थी उसमें कहीं ना कुछ प्रॉब्लम थी, क्योंकि अगर हर मॉलिक्यूल लाइट को ऑब्जर्व करता तो हमारा जो रिएक्शन का प्रोडक्ट था वो भी क्या होना चाहिए, 100% होना चाहिए। बट एक्चुअल में नहीं ऐसा होता। एक्चुअल में जब रिएक्शन होती है तो ओनली कुछ ही मॉलिक्यूल होते हैं जो रिएक्शन में क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स। यानी सिर्फ वही होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल जो लाइट को अब्सॉर्ब करेंगे और एक्टिवेट हो जाएंगे, और एक्टिवेट होने के बाद वो दूसरों के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट में चेंज हो सकते हैं या फिर क्या हो जाते हैं, डीएक्टिवेट हो जाते हैं। तो हमारी जो पूरी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती है ये 2 प्रोसेस में होती हैं।
प्राइमरी प्रोसेस एंड सेकेंडरी प्रोसेस। ठीक है, प्राइमरी प्रोसेस में क्या होगा, इसमें होगी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। मॉलिक्यूल सिर्फ जो प्राइमरी प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही लाइट को क्या करेंगे, अब्सॉर्ब करेंगे, और सेकंड प्रोसेस में सिर्फ ये क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। लाइट नहीं अब्सॉर्ब करनी सेकंड वालों ने, सिर्फ जो प्राइमरी में है वही रिएक्शन में लाइट को क्या करेंगे, अब्सॉर्ब करेंगे, और किस में चेंज हो जाएंगे, प्रोडक्ट में चेंज होंगे। यहां से एक टर्म आते हैं क्वांटम एफिशिएंसी, जिसे हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज क्वांटम एफिशिएंसी कह लो या यील्ड कह लो। ये एफिशिएंसी है, यही यील्ड है। ये हमारे बराबर कहते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग इन गिवन टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ लाइट एब्सॉर्ब्ड। कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट किए और कितना क्वांटा अब्सॉर्ब हुआ। ठीक है, अगर आइंस्टाइन की लॉ देखी जाए जो अब तक थी कि हर मॉलिक्यूल जो रिएक्शन में है उसे एक आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी को अब्सॉर्ब करना ही करना है, यानी ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी, तो इसका मतलब पाई की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 1, अकॉर्डिंग टू स्टार्क आइंस्टाइन लॉ। इसके अकॉर्डिंग तो 1 होनी चाहिए, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में यूनिटी कभी भी, यूनिटी आने का मतलब, एफिशिएंसी 1 आने का मतलब हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो 100% आ रहा है। बट कई बार रिएक्शन में इससे भी ज्यादा प्रोडक्ट आता है, लार्ज अमाउंट बन जाता है, कई बार बहुत स्मॉल अमाउंट आता है हमारे पास। तो यहाँ पर इस लॉ में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होनी चाहिए थी। वो क्या थी कि हर मॉलिक्यूल लाइट को अब्सॉर्ब नहीं करेगा, जो सिर्फ प्राइमरी प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही क्या करेंगे, रिएक्शन में लाइट को अब्सॉर्ब करेंगे। दैट मीन्स ईच मॉलिक्यूल्स दैट गेट एक्टिवेटेड टू इनिशिएट द रिएक्शन absorb 1 quantum of light। मीन्स जो प्राइमरी प्रोसेस में है, जिन्होंने एक्टिवेट होना है, सिर्फ वही 1 क्वांटम ऑफ लाइट को ऑब्जर्व करेंगे, रेस्ट नहीं करेंगे। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी H2 + Cl2 रिएक्शन, ये रिएक्शन फोटोकेमिकल है क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में होती है। बट इन दोनों में क्या आती है, एक सिलेक्टिविटी आती है। वो जो टर्म हमने पहले पढ़ी थी सिलेक्टिविटी, उसका मतलब था कि कौन से मॉलिक्यूल लाइट को ऑब्जॉर्ब करेंगे। तो हमने तब भी कहा था जो हमारे हेलोजन्स है लाइक Cl2, Br2, ये सबसे पहले लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और एक्टिवेट होते हैं। एक्टिवेट होने के बाद ये रिएक्शन में आगे प्रोसीड करते हैं, यानी H2 के मॉलिक्यूल्स को लाइट लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर उन्हें जरूरत नहीं है तो इस्लाम में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होनी चाहिए थी कि जो मॉलिक्यूल्स ने एक्टिवेट होना है रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए, सिर्फ वही ऑब्जॉर्ब करेंगे 1 क्वांटम ऑफ लाइट को। डन। नेक्स्ट आते हैं अपने टॉपिक पे, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटम यील्ड या एफिशिएंसी। अब जो यील्ड हमने पढ़ी है हम इसे फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब अभी हमने फाई की वैल्यू निकाली, वो है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टिंग पर सेकेंड, जो मैंने ऊपर दी, और नंबर ऑफ क्वांटा अब्सॉर्ब। ये फाई की वही वैल्यू है जो मैंने ऊपर लिया, यानी फाई हमारे पास यील्ड क्या है, एक रेशियो है, कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट किए और कितने मॉलिक्यूल अब्सॉर्ब हुए, इन दोनों टर्म्स का रेशियो। अब कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट किए वो क्या दे देंगे, उसका रेट ऑफ रिएक्शन, यानी ऊपर वाली टर्म क्या है, एक रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे कि रिएक्शन का रेट कैसे फाइंड आउट करना है, वही रेट है। और दूसरा क्या है, नंबर ऑफ क्वांटा एब्सॉर्ब्ड पर सेकेंड। ठीक है, कितने क्वांटा अब्सॉर्ब हुए।
अगर मैं ये दोनों टर्म्स निकाल लूं, रेट भी निकाल लूं और नंबर ऑफ क्वांटा अब्सॉर्ब भी निकाल लूं, तो यानी कि इन दोनों की रेशियो से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, फाई की वैल्यू। तो अभी ना 1 बाय 1 फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं कि कैसे हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ क्वांटा अब्सॉर्ब पर सेकेंड। मुझे डिटरमाइन करना है दो चीजें, कौन कौन सी, पहला रेट ऑफ रिएक्शन और सेकंड नंबर ऑफ क्वांटा अब्सॉर्ब्ड। पहले कितने क्वांटा अब्सॉर्ब हुए इसकी बात करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इसकी अपरेटस अरेंजमेंट देते हैं। इसकी अपरेटस अरेंजमेंट में हमारे पास सबसे पहले एक सोर्स है लाइट का, देन हमने यहां पर एक लेंस रखा है। लेंस का काम क्या है, लाइट को फोकस कर देना। यहां से लाइट फॉल होती है हमारे मोनोक्रोमेटर पे। मोनोक्रोमेटर का काम क्या है, सिंगल वेवलेंथ की लाइट को प्रोड्यूस करना। देन है यहां पर स्लिट, स्लिट का काम क्या होगा, यहां से सिंगल सिंगल बीम प्रोवाइड करना। ठीक है, अब यहां पर आते हैं। यहां पर क्योंकि हमें कोई ना कोई सब्सटेंस चाहिए जो लाइट को क्या करेगा, अब्सॉर्ब करेगा, तो हमने यहां पे क्या लिया, एक थर्मोस्टेट लिया। इस थर्मोस्टेट के अंदर हमारा एक सेल है। लाइट इसके ऊपर फॉल करेगी। इसके आगे हमने एक रिकॉर्डर या स्क्रीन लगाई है जिसके ऊपर हमारा रिजल्ट आएगा। डन। ये है हमारा सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, जैसे यहां पर हम मैक्सिमम जो सोर्स है, कई सारी गैसेस को यूज करते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब, जो गैसेस वाले डिस्चार्ज ट्यूब होते हैं, आप उसे यूज कर सकते हो, नहीं तो कार्बन मेटल होता है, आप उसे यूज कर सकते हो। ये है लेंस। लेंस का काम क्या है, उसको फोकस करना। एक सुटेबल फोकल लेंथ का हम लेंस यहां पर क्या करेंगे, यूज करेंगे। ये है मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर का काम है एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट को प्रोड्यूस करना। ये है स्लिट, जिसका काम है सिंगल सिंगल बीम्स और रेस्ट जो पार्ट आ रहा है उसे कट ऑफ कर देना। ये है थर्मोस्टेट, जिसके अंदर हमने रखा है सेल, और लास्ट इज रिकॉर्डर। डन। यहां पर दो मेन चीजें हैं। ये सारा पार्ट हम कहीं ना कहीं पहले भी पढ़ते हैं। मेन यहां पर दो चीजें आती है, एक थर्मोस्टेट आता है, एक होता है रिकॉर्डर। जो ये थर्मोस्टेट है यहां पर, ये जो थर्मोस्टेट है ये पर्टिकुलर इसके अंदर, ताकि कोई लॉस ना हो इसलिए से थर्मोस्टेट लिया गया। ठीक है, इसके अंदर हम क्या लेंगे, अपना रिएक्शन मिक्सचर लेंगे जिसको भी हमें स्टडी करना है। जो हमारा सेल है यहाँ पर, ये सेल पर्टिकुलर ग्लास या क्वार्ट्ज का बना हुआ है। ठीक है, इसका मेन पर्पस ये है कि कहीं भी ये लाइट को खुद एब्सॉर्ब ना करे। हमें ये देखना है कि हमारे जो मटेरियल हमने अंदर रखे, सब्सटेंस रखे है, वो कितनी लाइट को एब्सॉर्ब करते हैं। तो जो मटेरियल है, सेल का मटेरियल, उसे लाइट को एब्सॉर्ब नहीं करना। ठीक है, ताकि सोल्यूशन में जाए और वहां से हम निकाल सकते हैं कितनी लाइट उसने एब्सॉर्ब की। दूसरा इसमें मेन चीज आती है रिकॉर्डर की। यहां पर हम दो तरह के रिकॉर्डर यूज करते हैं, एक होता है थर्मोफाइल और दूसरा होता है एक्टिनोमीटर। दोनों इंपॉर्टेंट है, थर्मोफाइल एंड एक्टिनोमीटर। सबसे पहले बात करते हैं थर्मोफाइल की। थर्मोफाइल में इस रिकॉर्डर में क्या होता है, यहां पर एक इस तरह का बॉक्स है, एक यहां मेटल की स्टेप है, ये एमीटर है। ये है हमारी थर्मोफाइल की अरेंजमेंट। ठीक है, थर्मोफाइल में हमने यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हमने एक प्लेटिनम मेटल की स्टेप को रखा है।
इस स्टेप के साथ यहाँ पर दो अलग अलग मेटल को हमने यूज किया। एक हमारा यहाँ पर क्या है, बिस्मथ, ये जो डार्क वाली है मेटल रोड ये है बिस्मथ की, और ये वाली जो रोड है ये है सिल्वर की। दो अलग अलग मेटल, आप जैसे प्लेटिनम और सिल्वर, यहाँ पर हमने यूज किया बिस्मथ एंड सिल्वर को, दो अलग अलग रोड्स को। अब इन दोनों रोड के साथ हमारा एक वायर के साथ एमीटर कनेक्टेड है। ये है हमारा रिकॉर्डर, इसे एक बॉक्स में रखा गया ताकि कोई भी रेडिएशन का यहाँ पे लॉस ना हो, ब्लैक बॉक्स, ठीक है। और ये स्टिप को भी ब्लैक किया गया ताकि कहीं भी रेडिएशन का लॉस ना हो। पूरे स्टेप को ऐसे बनाया गया ताकि जो हमारा सेल है वो भी लाइट को ऑब्जॉर्ब ना करे, कहीं भी रेडिएशन का लॉस नहीं होना चाहिए। अब जैसे ही लाइट यहाँ पर होएगी, अभी हमने पढ़ा था पीछे ड्रैपर्स लॉ में, जिसमें हमने कहा था कि कुछ जब लाइट किसी सब्सटेंस पे पार्ट फॉल करती है तो उसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होता है, कुछ पार्ट ट्रांसमिट होता है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है। तो यहाँ से जो ट्रांसमिटेड पार्ट होगा वो आगे जाएगा, जैसे ही वो आगे जाएगा तो वहां क्या रिकॉर्डर वो इसके ऊपर फॉल करेगा। जैसे ही लाइट इसके ऊपर फॉल करेगी, ये जो स्टिप है मेटल की, प्लेटिनम की, ये हीटअप होने लग जाएगी। हीटअप होएगी तो ये रोड्स हीटअप होंगी, बट इनमें से हमने जो दो मटेरियल यूज किए, एक का मेल्टिंग पॉइंट हाई है, एक का लो है, तो दोनों के जो टेम्परेचर है उनमें टेम्परेचर में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से यहाँ पे क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, जिसे हम किससे नोट कर लेंगे, एमीटर से। अब कितना करंट फ्लो हुआ है यहाँ पर, कितना करंट की रीडिंग आई है, वो किस पे डिपेंड करता है, कितनी रेडिएशन इसके ऊपर फॉल की है उसके ऊपर। तो वहां से हमें पता लग जाएगा कितना लाइट यहाँ पे ट्रांसमिट होके आई थी। उन रेडिएशन को हम फाइंड आउट कर लेंगे ड्यू टू दी हेल्प ऑफ करंट। तो ये था मेरा थर्मोफाइल। दूसरा आता है एक्टिनोमीटर। टिनोमीटर बोलो या केमिकल एक्टिनोमीटर बोलो, एक ही टर्म है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारे पास हम यहाँ पर एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेते हैं जो क्या करेगा, इसमें केमिकल रिएक्शन करेगा। और यहाँ पर जो मोस्ट कॉमनली यूज सब्सटेंस होता है वो होता है यूरेनाइल ऑक्सालेट। यूरेनाइल ऑक्सालेट हम एक्टिनोमीटर है जो हम यहाँ पर यूज करते हैं। हम सबसे पहले यहाँ लेते हैं ऑक्सैलिक एसिड, इसमें हम डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ यूरेनाइल सल्फेट। हमारे पास ये रिएक्शन होती है, ये बनता है CO2 H2O प्लस CO। एक तरह से ऑक्सैलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट डिकम्पोज हो जाता है इस पार्ट में। अब ये जो यहाँ पर हमने यूज किया है UO2 SO4, यानी कि यहाँ पर ये हमारा है फोटो सेंसिटाइजर। अभी हमने पीछे पढ़ा था फोटोसेंसिटाइजर, वो मटेरियल सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन को क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं। तो यहाँ पर ये रिएक्शन इसी के प्रेजेंस में होती है। अगर हम ये नहीं डालेंगे यूरेनाइल सल्फेट तो ये रिएक्शन नहीं होगी। ये डालने के बाद ऑक्सैलिक एसिड डिकम्पोज हो जाता है CO2 में, H2O में और O2 में, ठीक है। अब कितना ऑक्सैलिक एसिड यहाँ पर डिकम्पोज हुआ है उसे हम कैसे निकाल सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ टाइट्रेशन। आपने अपने फर्स्ट ईयर में टाइट्रेशन की थी ऑक्सैलिक एसिड एंड KMnO4, ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस KMnO4। तो आप इसे KMnO4 के साथ ट्रीट करके देखेंगे कितना आपने ऑक्सैलिक एसिड स्टार्टिंग में लिया। जब लाइट इसके ऊपर फॉल करेगी, लाइट फॉल करेगी तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, यानी कि ऑक्सैलिक एसिड का अमाउंट क्या हो गया, कम हो गया। और वही हमारा KMnO4 की टाइट्रेशन के साथ रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डन। तो इससे हमें पता लगा कितनी लाइट हमारी पीछे से आई थी और जो इस एक्टिनोमीटर पे फॉल करी, फॉल करने के बाद रिएक्शन हुई और हमारा ऑक्सैलिक एसिड क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया। तो ये दो हमारे रिकॉर्डर थे, वन इज थर्मोफाइल एंड सेकंड वन इज एक्टिनोमीटर। ये तो आगे इसकी अरेंजमेंट। अब हमें करना क्या था, हमें दो काम करने थे। एक तो हमें कितने क्वांटा लाइट के एब्जॉर्ब हुए वो निकालने थे, दूसरा हमें निकालना था रेट ऑफ रिएक्शन। तो वो बात करते हैं, ये तो प्रेटस अरेंजमेंट होगी। सबसे पहले निकालते हैं कितने क्वांटा एब्जॉर्ब हुए, यानी कि मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी। ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। अब आपने यही अरेंजमेंट करनी है, आपने पूरी अरेंजमेंट लेनी है, बट ये सेल आप क्या लोगे, सबसे पहले एम्प्टी लोगे। सबसे पहली फर्स्ट टाइम क्या लोगे,
आपने सेल को क्या लेना है, एम्प्टी लेना है। एम्प्टी लेने के बाद आप इसका पूरा प्रोसेस एज सच करोगे। जैसे ही रेडिएशन इसके ऊपर फॉल करेगी, आपने यहां से इसको आगे जाने देना है। रिकॉर्डर की जो रीडिंग आएगी आपने उसे क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। डन। और कितना इसमें टाइम लगा वो नोट करोगे। तो आपने नोट करनी है रिकॉर्डर रीडिंग। आप कोई भी रिकॉर्डर यूज कर सकते हो, आइदर थर्मोफाइल और एक्टिनोमीटर, अप टू योर चॉइस। आप दोनों में से कुछ भी यूज करो। और कितना टाइम लगा। डन। अब दूसरी बार आप क्या करोगे, आपने जिस भी सब्सटेंस को स्टडी करना है उस सब्सटेंस को यहां पर लोगे इस सेल में। जिस भी सब्सटेंस लेना है उसका सोल्यूशन को इस सेल में ले लोगे। फिर से आप रिएक्शन होने दोगे। रिएक्शन होने के बाद आपने फिर से रिकॉर्डर की रीडिंग और कितना टाइम लगा उसे नोट कर लेना। अब दोनों रीडिंग का जो डिफरेंस आ जाएगा, उस डिफरेंस से हमें पता लगेगा कि कितनी लाइट यहां पर क्या हुई है, अब्सॉर्ब हुई है। तो हमें क्या निकालना था, इंटेंसिटी ऑफ अब्सॉर्ब लाइट। तो टोटल एनर्जी अब्सॉर्ब हम यहां से निकाल लेंगे। डिवाइड बाय टाइम इन सेकेंड। यहां से दोनों का टाइम आ जाएगा, कितना टाइम उसे लगा प्रोसेस होने में। ठीक है, कितना टाइम लगा रिएक्टेंट को रिएक्शन करने में, वो टाइम आ गया। एंड वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। हमने जो रिएक्शन मिक्सचर इस सेल में लिया उसकी वॉल्यूम कितनी थी। ये तीनों टर्म से हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, आई एब्सॉर्ब की वैल्यू। तो यानी यहां से हमारी वैल्यू आ जाएगी कितने क्वांटा ऑफ लाइट उसने अब्सॉर्ब की। सेकेंड हमें निकालना था रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए आपने फर्स्ट ईयर में बहुत सारे मेथड्स पढ़े हैं। आप किसी भी वे से एनी मेथड यू कैन चूज टू फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन। आपके पास रेट आ गया, आपके पास कितने क्वांटा उसने लाइट के अब्सॉर्ब किए। इन दोनों की हेल्प से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, फाई की वैल्यू। डन। तो ये आ गई हमारी क्वांटम यील्ड की वैल्यू। इसे हम फाइंड कर लेंगे, जिसके लिए हमें दो टर्म्स की रिक्वायरमेंट। एक थी कितने क्वांटा ऑफ लाइट उसने अब्सॉर्ब किए और दूसरा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन। ये दोनों हमने यहाँ पे निकाल लिए। इसे यहाँ पर पुट करेंगे फॉर्मूले में और फाई की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। डन। तो ये आ गई हमारी टर्म क्वांटम यील्ड या एफिशिएंसी और उसकी मेजरमेंट। डन। अगली क्लास में हम कुछ ऐसी फोटोकेमिकल रिएक्शंस और उनके मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे, किस मैकेनिज्म से वो होती है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।